नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गश केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे। न्यूक्लियस जो है इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसके बाद जो स्टडी की गई है न्यूक्लियस की, वो क्या कहलाती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। जो साइंस है जिसमें न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है उसे कहते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी जो है एक वैज्ञानिक एक साइंस है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस के और भी नाम हैं, जैसे कि कैरियन, इसे कैरियन भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल्स, सेल्स का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन कहते हैं इसे। हार्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का हार्ट भी कहा जाता है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहा जाता है। और डायरेक्टर ऑफ द सेल, सेल का डायरेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है। इसलिए इसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल या डायरेक्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल या हार्ट ऑफ सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, डबल लेयर से बना हुआ होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ ऑर्गन होता है। ये या तो ओवल होता है या ये राउंडेड शेप में होता है। ये पहला फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। इस सेल का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट न्यूक्लियस होता है। अगर पेपर में आता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है इस सेल का, तो न्यूक्लियस है। एब्सेंट, और ये कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, ये मैमल्स की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, हमेशा याद रखना है, कोई क्वेश्चन इस पर बहुत बनते हैं। मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये कैमल्स के आरबीसी में और लांबा के आरबीसी में पाया जाता है। कैमल्स और लांबा के आरबीसी में ये पाया जाता है। यदि इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो ये सेल्स कहलाती है मोनोन्यूक्लिएट। और यदि दो या दो से अधिक न्यूक्लियस हैं एक सेल के अंदर, तो ये कहलाती है पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, सेल न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है मतलब ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, इसमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से उनके ऑफिस में उनकी संतानों तक भेजता है, या पेरेंट सेल से उसकी डॉटर सेल तक ये जेनेटिक मटेरियल को भेजता है। तो इसका जो काम होगा न्यूक्लियस का, क्या हो गया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना। आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें चार स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो सबसे बाहर की तरफ एनवेलप होता है, इसका खोल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ खोल होता है, जो अभी बताया हमने, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो दो मेम्ब्रेन होती हैं जो इसको एनवेलप को बनाती हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फाइबर्स, धागे संबंधी रचनाएं होती हैं उसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और इसके अंदर जो अंदर ठोस जो संरचना होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके अंदर चार संरचनाएं होती हैं, चार संरचनाओं से मिलकर यह बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस को चारों ओर से घिरे रहती हैं। और ये कैसी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर होती हैं। तो दो मेम्ब्रेन होती है, तो एक बाहर की वाली जो होगी और एक अंदर उसके अंदर होती है। तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो रफ एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसे हम कहते हैं ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के मध्य एक गैप होता है, स्पेस होता है, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसे क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं कि इनके भीतर
क्या अंदर जाना है इस न्यूक्लियस के अंदर और क्या न्यूक्लियस से बाहर जाना है, इसको ये कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग सेंटर के रूप में ये काम करते हैं कि किस चीज़ को इस सेल के न्यूक्लियस के बाहर जाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है, और किन किन मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाना है, इसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियर पोर का होता है। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूक्लियोलस होता है और एक क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर जाल बनाकर रहते हैं, जाल बनाए रखते हैं। इसे कहते हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। और जो क्रोमेटिन शब्द जो दिया है, क्रोमेटिन जो शब्द दिया है वो फ्लेमिंग ने दिया है। और फ्लेमिंग ने ये बताया है, एक तो पहले तो इन फ्लेमिंग का नाम ये आता है कि फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया हुआ है। और इसके बाद जब इन्होंने ये बताया है कि फ्लेमिंग ने बताया कि क्रोमेटिन बना किससे होता है, तो ये किससे बना था, क्रोमोमियर्स से मिलकर बना होता है। क्रोमोमियर्स डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 5 चीज़ों से। एक तो क्रोमोमियर्स, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्रोमोमियर्स, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। फोर्थ जो न्यूक्लियोलस है उसके बारे में समझते हैं। ये राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो खोज करी थी फोंटाना ने की थी 1791 में। फोंटाना ने डिस्कवरी करी थी इसकी, न्यूक्लियोलस की। और जो न्यूक्लियोलस नाम दिया है वो बोमेन ने दिया है। बोमेंस का नाम आपको ध्यान आ रहा होगा कि बोमेंस का नाम एक जगह और आता है, बोमेंस कैप्सूल्स में। नेफ्रॉन के अंदर जो बोमेंस कैप्सूल होते हैं उसकी खोज भी बोमेंस ने ही की थी। और यहाँ पर न्यूक्लियोलस की खोज भी बोमेन ने ही की है। सॉरी, न्यूक्लियोलस का नाम जो दिया है वो बोमेन ने दिया है, खोज करी है फोंटाना ने। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन डीएनए, आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है न्यूक्लियोलस। इसका जो कार्य होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना होता है। ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है, अर्थात ये राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या क्या नाम दिया गया है, राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोमल फैक्ट्री इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके फंक्शंस। तो न्यूक्लियस के जो फंक्शंस हैं उनमें देख ले। पहला फंक्शंस क्या है कि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म ईआर को अलग रखता है। तो ये क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, क्रोमोसोम पर जो उपस्थित है जेनेटिक मटेरियल उसको साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अलग रखता है, अलग रखने का काम होता है। तो इसका पहला काम क्या हो गया, न्यूक्लियस का पहला काम हो गया कि जो क्रोमेटिन के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ये अलग रखता है, डिफरेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एनवेलप पाया जाता है, जिसके कारण ये इसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म से अलग रख पाता है। न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के आर पार आने जाने देते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और आएंगे, किसके माध्यम से जाएंगे, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से जाते हैं। मायोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो और न्यूक्लियर एनवेलप पर अटैच रहते हैं। किस पर अटैच रहती है, न्यूक्लियर एनवेलप पर। तो न्यूक्लियर एनवेलप पर अटैच क्या क्या रहता है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो न्यूक्लियर एनवेलप पर जो अटैच रहते हैं क्या क्या चीज़ें, मायोफिलामेंट और मायोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और मायोफिलामेंट एनवेलप पर अटैच रहते हैं और इसमें जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं या बाहर जाने देते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जाने देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम फॉर्मेशन। इसके अंदर जो एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, राइबोसोम पाए जाते हैं ना इसमें, तो एंजाइम की जो फॉर्मेशन होती है उनके माध्यम से ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, सेल के अंदर जो होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। पांचवा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है जो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और इन क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन पाई जाती है जो अपने माता पिता से संतानों में आती है या जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आती है या हम ये कह सकते हैं माता पिता से संतानों में जाती है। तो न्यूक्लियस का जो काम है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अर्थात संतानों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम भी न्यूक्लियस का ही होता है। छठा आता है लास्ट, डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्प करना। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको शो करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस, क्योंकि सारा कंट्रोल तो इसी के हाथ में होता है ना, इसलिए एंजाइमेटिक फॉर्मेशन के कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करा जाता है, इसलिए जो भी कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर को शो करने का काम में हेल्प करने का काम भी इसका होता है। अब आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने सब कुछ नोट किया हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अपने साथी को शेयर कर लें और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ मेरे दूसरा जो चैनल है डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वो उसमें इंटर का और नीट का सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ। इस वाले में MSc BSc MSc और नेट लाइफ साइंस का सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं। गजकेसरी बायो क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इसमें जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जो PDF है PDF उसमें डालता रहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार साथियों।